Okay, so here we will discuss the pathway now. देखिए दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं, वन रिप्रेजेंटिंग द मेसोफिल सेल्स, okay, one is representing the mesophyll cells, because in the C4 plants there are two types of the cell having chloroplast, and chloroplast is the site of photosynthesis. Even the second chloroplast is agranule. The chloroplast present in the bundle sheath cell is agranule, but still he will take part, or it will take part in the dark reactions. वो dark reaction में तो take part करेगा, okay? और dark fixation जो है, dark reaction हो रही है वो हम C4 प्लांट की पढ़ रहे हैं, क्योंकि C4 में ही दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, अदरवाइज एक ही तरह के होते हैं केवल मेसोफिल सेल में. So the second one is bundle sheath cells. सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंडल शीथ सेल्स को कर रहा है, ठीक है? बीएससी से एब्रिवेट कर रहा हूं मैं, बंडल शीथ सेल्स लिख ही देते हैं. चलिए चलिए तो इसमें दो एक्सेप्टर होते हैं. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, क्या बताया था आपको? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. यहां से साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक है? पहला एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट. एक 3 कार्बन कंपाउंड है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट. 3 कार्बन कंपाउंड है, टोटल 6 मॉलिक्यूल लेते हैं हम उसके, ठीक है? टोटल 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट के. सिमिलरली द फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहले CO2 आएगी तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन. क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, ठीक है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट सबस्ट्रेट है, एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. एंजाइम है पैप्को, ओके? जिस तरह से बाहर रुबिस्को था, यहाँ पे एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. पैप्को कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो CO2 आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल दूसरा क्या है? वाटर था या CO2 है? फोटोसिंथेसिस में दो ही रॉ मटेरियल है, वाटर आइदर और CO2. वाटर लाइट रिएक्शन में बैलेंस हो चुका. वाटर इज स्प्लिटेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द नेसेंट ऑक्सीजन. The second raw material is the carbon dioxide, which is carboxylated in the dark phase. So CO2 आएगी. कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, because the phosphoenol pyruvate is having 6 molecules, so there will be 6 molecules of the CO2 as well. ओके? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो वाटर भी ऐड होगा इसमें, सिमिलरली जैसे C3 में ऐड हो रहा था. तो वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, वाटर के भी 6 ही मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ओके? कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड एंड इट इज फिक्स्ड, दिस इज कार्बन फिक्सेशन. वाटर इज एडेड एंड phosphate, inorganic phosphate H3PO4 is eliminated. तो टोटल 6 ही मॉलिक्यूल है, तो 6 मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट होंगे किसके? फास्फोरस के, इनऑर्गेनिक फास्फोरस के. तो यहाँ पे टोटल 3 चीजें हो रही है. मैं इसको एज अ रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, देन वी विल सी दैट व्हाट वुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट. दिस इज PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट. यहां पे P होगा बेटा. ठीक है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में अब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है? काफी चीजें एक साथ क्या होंगी? ऐड होंगी और रिमूव भी होंगी. पहले फॉस्फेट रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, और आपका जो है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, वाटर भी ऐड होगा, और H3PO4 फॉस्फेट क्या होगी? रिमूव होगी. चलिए लिखते हैं. CO2 को ऐड करना है, ठीक है? CO2 को ऐड करना है तो भाई मैं सपोज CO2 को लिखता हूं CO, ठीक है? वाटर में से ले रहा हूं एक हाइड्रोजन, वाटर में से एक हाइड्रोजन ले लिया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास बना, ठीक है? इसको यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, उसको हमने एज इट इज लिख दिया. फिर हमारे पास यहां पे है CH2, इसको भी हम लिख देंगे, ठीक है? क्या बचा हुआ है? वाटर से एक हाइड्रोजन लिया था ना केवल, CO2 तो पूरी ले ली हमने, CO2 COO,
और वाटर से एक हाइड्रोजन लिया है, तो वाटर में क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है वाटर में, ठीक है। H2O था, क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, OH बचा हुआ है। अब हमने CH2 को एज इट इज लिख दिया। फिर ये जो पोजीशन थी CO, और इस पे क्या था, फॉस्फेट था। मैंने आपको पहले भी बताया था फॉस्फेट रेडिकल H2PO3 होता है, ठीक है। जब ATP फॉस्फेट डोनेट करता है तो वो डोनेट करता है H3PO4, बट वाटर एलिमिनेट होता है उस रिएक्शन में। जब ATP अपने फॉस्फोरस देते हैं तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है H3PO4, बट वाटर एलिमिनेट होने की वजह से उस रिएक्शन में फाइनली ATP क्या डोनेट कर पाता है, वाटर चला गया तो 2 हाइड्रोजन तो चले गए, एक H बचा, PO4 था, एक ऑक्सीजन चला गया, HPO3। ATP जब भी डोनेट करेगा फॉस्फेट तो HPO3 डोनेट करता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ये लगानी है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो ये इसमें मिक्स होके H2PO3 बना लेता है फॉस्फेट रेडिकल, जिसको हम P से डोनेट कर देते हैं, ठीक है, P से डोनेट कर देते हैं। तो ये देखिए लगा हुआ था यहाँ पे, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए CO2 आई गई, H हमने वाटर से ले लिया, वाटर का OH अभी हमने बैलेंस रखा हुआ है। फिर CH2 था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे अब आए हम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमने CO2 से बना लिया, तो उसका CH2 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे CO, जो फॉस्फेट रेडिकल था, फॉस्फेट रेडिकल का मतलब H2PO3, उसमें OH और डाल दिया, क्योंकि OH किसका बचा हुआ है, वाटर का बचा हुआ है ना, OH डाल दीजिए, H डाला ये बन गया H3, O डाला ये बन गया H3PO4। देखिए हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही निकालनी थी, वो निकल गई H3PO4, क्योंकि सारा काम 6 टाइम्स हो रहा है तो इसके भी 6 ही मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पर से फॉस्फेट हट जाएगी, इस पोजीशन से फॉस्फेट हट गई, तो अब मैंने नहीं दिखाई, ठीक है। बाकी एज इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक बार फिर से समझेंगे, रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CO फॉस्फेट रेडिकल और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसीलिए तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, क्योंकि इसके पास फॉस्फोरस भी है। अब देखिए हो क्या रहा है, इसका हो क्या रहा है, CO2 आ रही है, वाटर आ रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो रही है, ठीक है। CO2 आई, उसको हमने लिख लिया एज इट इज COO। वाटर आया, वाटर में से H ले लिया, तो वाटर में OH बच गया, अभी OH को हम होल्ड रखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। फिर बाकी फॉर्मूले को एज इट इज लिखेंगे, CH2 लिख दिया, ठीक है। फिर CO फॉस्फेट था, कीटोन ग्रुप था, तो यहाँ पे CO लगाया, फॉस्फेट का हमने क्या किया, फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया, तो ये H2PO3 था, वाटर का OH बचा हुआ था, तो कंप्लीटली H3PO4 बाहर निकल गया, ठीक है। H3PO4 ही बाहर निकलना था, देखिए बाई प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। बाकी फिर एज इट इज लिख दिया दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें कितने कार्बन है फर्स्ट प्रोडक्ट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग करेंगे कीटोन की तरफ से, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है बेटा ये है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो है आपका एक कीटोन ग्रुप है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 6 मॉलिक्यूल्स बने इसके। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन। पहला प्रोडक्ट बना, 4 कार्बन है, इसीलिए इसको हम C4 साइकिल बोलते हैं। ये स्टेप क्लियर अच्छे से। So finally we are getting our product, the first product, that is the oxaloacetic acid. एंजाइम क्या है इसमें, पैप्को, ठीक है। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहाँ है, मेसोफिल सेल में ही है, ये सारा काम मेसोफिल सेल में हो रहा है अभी, ठीक है। मेसोफिल सेल में ही 6 ही मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के। मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को, so that we are having the space. It was like that, phosphoenol pyruvate, PAPCO, CO2, water, 6 times, this is also 6 times, 6 molecules, okay, and the enzyme was PAPCO, and it is forming the oxaloacetic acid, 6 molecules. Okay, now this oxaloacetic acid will reduce into the malic acid. ये reduce होगा, ठीक है, ये रिड्यूस होगा तो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा कोई ना कोई एनर्जी कोएंजाइम, तो यहाँ पे यूज होती है एनर्जी। अब आप इसको सीधे से मिक्स ना करें, ये अनदर मेथड है कार्बन फिक्सेशन का, तो डार्क फेज में हमेशा एनर्जी यूज होती है जो कि बनी थी लाइट रिएक्शंस में। तो यहाँ पे NADPH2 यूज होगा, NADPH2 यहाँ पे यूज हो रहा है,
और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है NADP में, ठीक है, NADPH2 NADP में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अपने 2 हाइड्रोजन जो कि इसने लूज कर दिए वो डोनेट कर देगा ऑक्सोलोएसिटिक एसिड को, ओके, एंड चेंज इट इनटू द मैलिक एसिड। डिहाइड्रोजनेशन हुआ, डिहाइड्रोजनेशन किसका हुआ? NADPH2 का डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज या मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ओके। एनर्जी यूज हुई है, 6 मॉलिक्यूल थे ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के, हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH2 चाहिए, तो टोटल कितने NADPH2 चाहिए हमें? 6। कितने यूज हुए? 6 यूज हुए यहाँ पे NADPH2। The oxaloacetic acid changes into the malic acid. The enzyme is malic acid dehydrogenase और malate dehydrogenase, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं फिर फाइनली। हमारे पास था oxaloacetic acid, this one, ठीक है, this was the oxaloacetic acid। सिंपली 2 हाइड्रोजन गेन करने हैं, ये रिड्यूस हुआ है ना, वो 2 हाइड्रोजन आए कहां से? NADPH2 से, ठीक है। 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, सेकंड पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन दे देंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन आए CHOH, एक यहां लगाएंगे बीच में एक बाद में, CHOH, बाकी एज इट इज CH2 और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बन गया बेटा मैलिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया एक दूसरे एसिड में, दैट इज मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड में। और ये काम भी कहां हुआ? मेसोफिल सेल में, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है ये चीज, कुछ प्लेसेस पे एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड नहीं बनता, एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, हम कल डिस्कस करेंगे वो भी, ठीक है। 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एस्पार्टेट टाइप भी हो सकता है ये, ठीक है। तो स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज पे वेरी करता है, बट जनरली मैलिक एसिड बनता है। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन गया विद इन मेसोफिल सेल इटसेल्फ। एंजाइम इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। हाउ इट इज फॉर्म्ड? ड्यू टू यूज ऑफ द NADPH2, the oxaloacetic acid is reduced into the malic acid, that's how, okay। 2 hydrogens are gained at the second place, CHOH। यहां तक क्लियर है साइकिल? Now this malic acid or aspartate in case of the different species, this malic acid will be transported, अब ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लीफ एनाटमी है, ये मेसोफिल सेल में मैलिक एसिड बन गया, मेसोफिल सेल से ही C4 साइकिल स्टार्ट हो चुकी, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहां पे? बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स जो कि सराउंड करें वेस्कुलर बंडल्स को, उनके पास इस मैलिक एसिड को भेज दिया गया। ये सपोज एक बंडल शीथ सेल है, यहां आ गया मैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब बंडल शीथ सेल में आ गए हम, सेकंड बॉक्स। The first box was representing the mesophyll cells. This second box is representing the bundle sheath cells. Here we are having the malic acid. ठीक है, यहां पे जो मैलिक एसिड है इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट थिंग, एक तो होगा डीकार्बोक्सिलेशन, सेकंड थिंग, इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, decarboxylation as well as dehydrogenation। दो चीजें एक साथ होंगी भाई, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा और डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन जब होता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, और डीकार्बोक्सिलेशन जब हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, CO2 एलिमिनेट होगी, ठीक है, CO2 एलिमिनेट होगी। यहां पे 6 मॉलिक्यूल्स है मैलिक एसिड के, ध्यान रहे 6 मॉलिक्यूल्स। तो अगर CO2 एलिमिनेट हो यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो, तो कितने मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो CO2 के? बताइए चैट बॉक्स में। यस, इफ देयर आर 6 मैलिक एसिड, हर एक मैलिक एसिड से एक CO2 एलिमिनेट होगी, तो टोटल 6 ही मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, ठीक है।
तो बंडल शीथ सेल में CO2 अपने आप एलिमिनेट हो रही है, चाहे एनवायरमेंट से CO2 कितनी भी कम मिली। देखिए स्टार्टिंग में बंडल शीथ सेल एक्सेप्टर था CO2 का, ना कि यहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही थी। कहां? मेसोफिल सेल में एक्सेप्ट की जा रही थी, नॉट बंडल शीथ सेल, पार्डन। सबसे पहले एक्सेप्ट की जा रही थी मेसोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट, चाहे कितनी भी कम CO2 थी वो एक्सेप्ट कर रहा था। अब उस कितनी भी कम CO2 को देखिए फाइनली 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल कहां कन्वर्ट कर दिए गए हैं? बंडल शीथ सेल में, यानी बंडल शीथ सेल में CO2 प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल में एक कंपाउंड होता है RU15BP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। दिस इज द सेकेंडरी एक्सेप्टर in C4 cycle. Secondary acceptor of the CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर था फॉस्फोइनोल पायरुवेट मेसोफिल सेल में। ठीक है, मेसोफिल सेल में प्राइमरी एक्सेप्टर था। सेकंड है आपका RU15BP, सेकेंडरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द बंडल शीथ सेल्स। क्योंकि यहां भी CO2 प्रोड्यूस हो गई, इसको भी कोई एक्सेप्ट करे। क्या RU15BP आप नहीं जानते? जब भी वो CO2 को एक्सेप्ट करता है तो एंजाइम क्या वर्क करता है? रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को को तो CO2 अबंडेंट अमाउंट में चाहिए, अबंडेंट अमाउंट में है। इसका मतलब अगर RU15BP प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल में, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि इन C4 साइकिल व्हाट इज द साइट ऑफ RU15BP, कि RU15BP C4 प्लांट्स में कहां होता है? तो मेसोफिल में नहीं, बंडल शीथ सेल में होता है, ध्यान रखेंगे। C3 प्लांट्स में RU15BP कहां होता है? मेसोफिल सेल्स में, क्योंकि वहां पे बंडल शीथ सेल्स होते ही नहीं। तो यहां इस CO2 को जो कि अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन से बनी है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा RU15BP। और जब भी RU15BP CO2 को एक्सेप्ट करता है तो क्या होगी? यहां पे C3 साइकिल होगी फिर पूरी। ठीक है, यहां पे क्या होगी फिर? C3 साइकिल। और C3 साइकिल होगी तो क्या बनेगा? फूड बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है। इट मींस C3 इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट। चाहे C4 प्लांट हो, बिना C3 के फूड नहीं बना पा रहे, लेकिन बस फूड फिक्सेशन का मेथड डिफरेंस हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेप्टर हो गया RU15BP। ये जो CO2 बनी उसको एक्सेप्ट कर लिया RU15BP ने, यहाँ C3 साइकिल हो जाएगी पूरी। जितने मॉलिक्यूल एनर्जी लगते थे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ से फूड बन गया। C4 प्लांट्स ने अपना फूड फाइनली बना लिया। ठीक है, अब सेम काम, अब रीजनरेशन होगा। फूड तो हमें मिल गया, इससे आगे हमें साइकिल को कंप्लीट करना है। अपनी साइकिल को हमें आगे क्या करना है? कंप्लीट करना है। यहां तक क्लियर है? ये जो कंसेप्ट बताना चाह रहा था C3 साइकिल किस तरह से इसमें होती है, क्लियर है यहां तक? चलिए मैलिक एसिड का करवाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, मैलिक एसिड लिखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 CHOH, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस वाज आवर मैलिक एसिड। इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 भी बाहर जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन भी बाहर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्टर है, उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए है NADP। वो जब एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा? NADPH2। ध्यान देने की बात है, ओके, क्या बात है कि यहाँ पे जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड बना था तब तो NADPH2 यूज हुए थे। ठीक है, यहाँ पे NADPH2 जनरेट हुए हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन को लेके NADP ये क्या बना रहा है? NADPH2 बना रहा है। तो यहाँ पे बन गए, एक मॉलिक्यूल के लिए एक, तो 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 बन गए। तो NADPH2 बैलेंस हो गए, ना ही यूज हुए ना ही जनरेट हुए, हम ऐसा कह सकते हैं। 6 ही यूज हुए थे, 6 ही जनरेट हो गए, तो टोटल NADPH2 यूज नथिंग। ठीक है, नो नेट गेन, ना ही बने हैं ना ही यूज हुए, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 6 ही यूज हुए थे 6 ही बने, तो यहाँ पे NADPH2 तो बैलेंस हो गए। अभी तक कहीं भी ATP यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, जब यहाँ C3 साइकिल होगी तो वही सेम वेटेज होगा, क्या कि 18 ATP 12 NADPH2, यानी यहाँ तो एनर्जी यूज हुई है, उसके अलावा C4 में अभी कहीं भी एनर्जी यूज नहीं हुई है। C3 साइकिल जितनी ही हुई है अभी तक तो। ठीक है, चलिए ये काम हम करवाते हैं। 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, CO2 रिमूव करना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो सबसे ऊपर है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 निकाल देते हैं। ठीक है, ये CO2 निकाल दी, क्योंकि हमने CO2 निकालनी थी। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 6 के लिए सेम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन को हम रखते हैं होल्ड पे। ठीक है, बाकी को लिखना शुरू करिए नीचे से। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया एज इट इज, उसके ऊपर है CHOH, 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये दोनों हाइड्रोजन दे दीजिए NADP को, जो कि NADPH2 बना ले।
2 हाइड्रोजन दे दीजिए NADP को, जो NADPH2 बना ले, तो दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, कीटोन ग्रुप बच गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, फिर CH2 बच गया। ठीक है, ऊपर वाले से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO तो हटा चुके, CO2 एलिमिनेट करनी थी ना, लेकिन एक हाइड्रोजन उसका बचा हुआ है, तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, CH3 हो जाएगा। समझे? मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ओके, 2 हाइड्रोजन निकालने थे, वो यहां से निकाल दिए, ये CHOH था, तो बचा क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CO, CH2 था, एक हाइड्रोजन ये नीचे ले आया, CH3, ये नया मॉलिक्यूल बन गया, CH3CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क्या इसका नेम बता सकते हैं आप? व्हाट इज दिस? CH3CO COH, दिस इज पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, दिस इज पायरुविक एसिड। तो फाइनली बंडल शीथ सेल्स में क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गए 6 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन है, मैलिक एसिड में 4 कार्बन थे, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन CO2 की फॉर्म में लॉस्ट हो गया, उस कार्बन को CO2 को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे RU15BP ने। RU15BP ने जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, C3 साइकिल क्या हो गई? रन हो गई। ठीक है, यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट करते ही RU15BP एक प्रॉपरली C3 साइकिल बना लेगा। अब हम उसको सेपरेटली ड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ दिखा देंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल का मतलब हमें एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और हमें तो ग्लूकोज ही बनाना था डार्क फेज में। ये ग्लूकोज बंडल शीथ सेल से अंदर जाएगा। बंडल शीथ सेल के अंदर क्या है? फ्लोएम। ठीक है, सपोज दीज आर दी बंडल शीथ सेल्स, अंदर है आपका फ्लोएम, फ्लोएम में जाएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज में, और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अदर पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि फूड बन चुका। अब फाइनली जो पायरुविक एसिड है बंडल शीथ सेल्स के अंदर है, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ये वापस चला जाएगा मेसोफिल सेल में। जिस तरह से मैलिक एसिड आया था बंडल शीथ सेल में, अब पायरुविक एसिड वापस चला गया कहां पे? मेसोफिल सेल में, खत्म करने के लिए साइकिल को, रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, आपका पायरुविक एसिड CH3CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका यहां पे होता है फॉस्फोराइलेशन। 6 मॉलिक्यूल है टोटल, 6 मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट दी जाएगी इनको, फॉस्फेट देगा ATP, ATP अपनी फॉस्फेट देगा किसको? पायरुविक एसिड को। यहां पे एक एंजाइम होता है पायरुवेट, पायरुवेट फॉस्फेट या फॉस्फेट डाइकाइनेज। ठीक है, PPDK बोलते हैं इसको, PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। ठीक है, जनरली जब ATP फॉस्फेट डोनेट करते हैं तो वहां पे काइनेज एंजाइम होता है, C3 साइकिल में भी हमने पढ़ा था काइनेज एंजाइम था। काइनेज एंजाइम इसको ATP देगा, बट 6 मॉलिक्यूल है, ध्यान रहे 6 मॉलिक्यूल, और ये है डाइकाइनेज। ठीक है, ये डाइकाइनेज है। इस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है कि एक फॉस्फेट देने के लिए, पायरुवेट फॉस्फेट, एक फॉस्फेट को डोनेट करने के लिए 2 ATP खर्च करता है, यानी कि एक फॉस्फेट जो आई है वो 2 ATP के एसोसिएशन से आई है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डाइकाइनेज, इसको डाइकाइनेज बोला जाता है। तो टोटल 6 ATP देने हैं, सॉरी टोटल 6 फॉस्फेट देनी है, क्योंकि 6 ही मॉलिक्यूल है ना, एक पायरुविक एसिड एक फॉस्फेट ले तो 6 पायरुविक एसिड 6 फॉस्फेट लेंगे। 6 फॉस्फेट के लिए, एक फॉस्फेट के लिए 2 ATP लगते हैं, तो 6 फॉस्फेट के लिए 12 ATP खर्च कर देता है। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने की है, यहाँ पे 6 ही ATP नहीं यूज होंगे, यहाँ पे 12 ATP यूज होंगे, क्योंकि ये डाइकाइनेज है। ठीक है, तो ये डाइकाइनेज एंजाइम, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ये क्या करता है? 12 ATP खर्च करता है। ठीक है, 12 AMP में चेंज करता है, यहाँ मोनोफॉस्फेट बनते हैं ना कि डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो टोटल 12 फॉस्फेट आती हैं, सॉरी टोटल 6 फॉस्फेट आती हैं 12 ATPs की वजह से, तो यहाँ पे 12 ATP का एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, जैसे ही फॉस्फेट आए तो पायरुविक एसिड वापस चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जहां से हमने साइकिल स्टार्ट करी थी। तो देखिए ये हमारा पायरुविक एसिड है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, अभी रिपीट करेंगे, डोंट वरी।
ये आपका पायरुविक एसिड था, ठीक है। इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज लिखते हैं हम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज सी। यहां पे है ऑक्सीजन, एक जो H3 है ऊपर, एक H को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया CHO या COH। पहले केवल CO था, ठीक है, CH3 ऊपर था, एक H नीचे ले आए तो यहाँ पे COH हो गया, ठीक है। फॉस्फेट डोनेट करनी है, फॉस्फेट आती है HPO3 की फॉर्म में, इस वीडियो में भी अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे HPO3 और लगा दीजिए, HPO3, HPO3, H2PO3 नहीं बन गया, और H2PO3 को हम फॉस्फेट रेडिकल इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर से एक हाइड्रोजन आपने ले ली थी, तो वहां क्या बच गया, CH2, दो हाइड्रोजन के साथ एक नीचे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो CH2 COP कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं है, दिस इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि वापस पायरुविक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो गया। अब देखिए एक एनर्जी यूज कहां हुई, 6 NADPH2 यूज हुए थे तो यहां बन गए, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नो नेट गेन। C3 साइकिल में 18 ATP लगते थे, 18 ATP C3 साइकिल में, तो वो 18 तो यहां भी लगेंगे ना, 18 ATP जो कि C3 साइकिल में लगते थे वो यहां भी लगेंगे C4 में भी, प्लस 12 ATP एक्स्ट्रा, ये वाले 12 ATP एक्स्ट्रा, टोटल 30 ATP, टोटल 30 ATP यूज होते हैं C4 साइकिल में, जबकि डायरेक्ट ATP कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट ATP, जबकि C3 में 18 ATP खर्च होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना, बाकी C3 साइकिल में 18 ATP 12 NADPH2 वो तो यहां भी है, उसके अलावा यहां एक्स्ट्रा एनर्जी लगी है, कितनी, 12 ATP एक्स्ट्रा लगे हैं यहां पे, ओके। तो एनर्जी एफिशिएंट तो C3 ही है, एनर्जी एफिशिएंट तो C3 है, बट प्रोडक्ट एफिशिएंट नहीं है। वहां पे जब आपको ग्लूकोज मिले ही नहीं, अगर ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन हो जाए और ऑक्सीजन मिले ही नहीं आपको जो है फूड, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मोर एफिशिएंट साइकिल C4 को बोला जाता है, क्योंकि C4 साइकिल आपको ज्यादा प्रोडक्ट देता है एज कंपेयर टू C3। C3 प्लांट जहां भी है, सपोज इस एरिया में C3 प्लांट है, तो 60 to 70% ही फूड बना पाते हैं, 20 to 30% फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो वेरी क्विकली आई एम रिपीटिंग दिस साइकिल, okay, we will try to again understand the same concepts. It starts with the phosphoenol pyruvate, only the cyclic form now we will discuss, not the structural form. Phosphoenol pyruvate accept करता है CO2 को, 6 molecules, 6 CO2, 6 water, 6 phosphates are eliminated, 6 phosphate बाहर निकल जाती हैं। तो phosphoenol pyruvate में phosphate थी, अब नहीं है phosphate, CO2 को accept करके 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है oxaloacetic acid. We are in the mesophyll cells, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, पेप्को एंजाइम होता है, CO2 ऐड होती है, वाटर ऐड होता है, फॉस्फेट निकल जाती है H3PO4। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस होता है मैलिक एसिड में, यहाँ NADH2 यूज होते हैं, NADPH2 मॉलिक्यूल नहीं लिखूंगा, पता होना चाहिए, 6 ही यूज होते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड चला जाता है, भेज दिया जाता है कहाँ, बंडल शीथ सेल में, ऊपर है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। फिर बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड को भेज दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मैलिक एसिड का हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजनेशन, CO2 निकली, 2 हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया NADP ने, तो यहाँ पे NADPH2 बन गया, एक NADPH2, 6 NADPH2 यूज हुए थे, 6 यहाँ पे बन गए, तो नो एनर्जी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ द NADPH2। ये जो CO2 निकली, इस CO2 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया RU15BP ने, और हम जानते हैं जब भी RU15BP को इनफ अमाउंट में CO2 मिल जाए, क्योंकि चैलेंज तो क्या था, कम अमाउंट में मिले तब ऑक्सीजनेज होता है, बट यहाँ तो CO2 प्रोड्यूस ही कर दी गई ना, कहाँ पे प्रोड्यूस कर दी गई, बंडल शीथ सेल में, तो यहाँ पे एक प्रॉपर C3 साइकिल हो जाएगी, C3 साइकिल हो जाएगी तो फूड बन जाएगा, फूड बनेगा वो फ्लोएम को भेज दिया जाएगा बंडल शीथ सेल। फाइनली यहाँ तक तो फूड बन गया, लेकिन अगर फूड बनने तक ही साइकिल खत्म कर दी जाए तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट तो एक लिमिट के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी इसको भी रीजनरेट करना जरूरी है। रीजनरेट करने के लिए मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हुआ तो 4 कार्बन थे, 1 कार्बन निकल गया, 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस भेज दिया जाता है मेसोफिल सेल को। सारा खेल देखिए 2 टाइप ऑफ सेल में है, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। पायरुविक एसिड को भेज दिया गया किसमें, मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल में पायरुविक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है,
ठीक है। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, इनको फॉस्फेट देता तो है बट यूजिंग 12 एटीपी, 12 एटीपी खर्च कर देता है, तब 6 फॉस्फेट मिलती है। वो 6 फॉस्फेट हर एक मॉलिक्यूल पे, 6 मॉलिक्यूल है ना, अटैच होके क्या बन जाते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाते हैं। पायरुविक एसिड के पास कोई फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के पास फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट डोनेट करता है एटीपी, 12 एटीपी एक्स्ट्रा यूज होते हैं और फाइनली पीईपी जहां से स्टार्ट किया था वही बन जाता है। ठीक है, step wise we have discussed the structures as well as the cyclic form. So this was the C4 cycle, which is more better than the C3 in terms of the carbon fixation, because in absence of the CO2, even in the very low concentration, we can't say in the absence, even in the very low concentration, the C4 plants are capable of fixing the CO2. चाहे कितनी भी कम CO2 हो, पेप्को एंजाइम जो होता है, जो फर्स्ट एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, वो कितनी भी कम CO2 हो उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है और उसको किस में चेंज कर देता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ठीक है, और फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड होके वापस से हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है कहां पे, बंडल शीथ सेल में। सो समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इन C4 प्लांट्स वेयर डज द C3 साइकिल अकर्स। तो C3 साइकिल कहां होती है, मेसोफिल सेल में या बंडल शीथ सेल में, बताइए। When the malic acid is changing into the pyruvic acid, जब भी मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है कहां पे, बंडल शीथ सेल्स में। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं NADPME, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आप याद रखेंगे। ठीक है, NADPME, NADP स्पेसिफिक मैलेट एंजाइम। दूसरा, जब मैलिक एसिड बनता है मीजोफिल सेल्स में बनता है, बन के ट्रांसपोर्ट होके आता है बंडल शीथ सेल में, तो मीजोफिल सेल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से क्या बनता है, मैलिक एसिड। यहाँ एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और थर्ड वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेशन में, जो कि पेप्को है। ठीक है, जो C4 साइकिल का मेन एंजाइम है, लाइक रुबिस्को इन द C3 साइकिल।